Hello to all, my name is Riya Maheshwari. Welcome to my YouTube channel Biology Simplified Cell to System. In this channel, I teach biology to class 9 to 12 for board preparation, NEET preparation and other competitive exams. So this video is the continuation of chapter Biotechnology Principle and Process class 12th. So in previous video हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट एंड व्हाट आर द टूल्स वी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन. सो हमने एंजाइम कवर कर लिया था. एंजाइम में भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में देखा था. जो सेकंड टूल है वो है वेक्टर डीएनए. सो आज हम वेक्टर डीएनए को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ वेक्टर डीएनए भी देखेंगे. सो व्हाट इज वेक्टर डीएनए? सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्या होता है. देखो, वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है. सपोज मुझे किसी रीना के घर जाना है, ठीक है. अब मुझे नहीं पता रीना के घर कैसे जाना है, कहाँ है घर. तो मैंने क्या किया, मैंने एक लड़की की हेल्प ली. सपोज उसका नेम सानिया है. तो मैंने क्या किया, सानिया की हेल्प ली. सानिया ने बोला कि मैम मैं आपको रीना के घर पहुंचा दूंगी, मुझे रीना का घर पता है और मुझे पता है कि उसके घर पे कैसे जाना है. तो मैं सानिया के साथ सानिया की स्कूटी पे बैठ के रीना के घर चली गई. तो रीना जिसके मुझे घर जाना है वो कौन हुआ, वो हुआ होस्ट. और मैं किसके थ्रू जा रही हूँ, मुझे कौन ले जा रहा है, मुझे ले जा रही है सानिया. तो सानिया कौन हुई, वेक्टर हुई. सो इधर भी वेक्टर, हमें कोई डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट करना है तो हम सीधे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे. हम किसकी हेल्प लेंगे, हम एक व्हीकल की हेल्प लेंगे और वहां पे व्हीकल कौन होगा, एक वेक्टर डीएनए होगा. क्लियर? सो वेक्टर क्या है, क्लोनिंग के लिए एक व्हीकल है. क्लोनिंग क्या है, जब हम किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं. तो हम और क्या कर रहे हैं, वेक्टर की हेल्प लेके उस डिजायर्ड डीएनए को होस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी क्लोनिंग करवा रहे हैं. ठीक है. अब क्या करेगा, ये फॉरेन डीएनए को होस्ट तक ले जाएगा. यही मैंने बताया था. अब देखो, एक वेक्टर डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी ए टू जेड वेक्टर डीएनए, जैसे सानिया है. अब सानिया की मैं हेल्प क्यों लूं, मैं उसकी हेल्प इसलिए लूंगी ना क्योंकि उसके पास स्कूटी है, वो मुझे स्कूटी पे ले जा सकती है, वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे सकती है रीना के घर ले जाने के लिए, वो मुझे रीना के घर तक अच्छे से पहुंचा सकती है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई. अब सपोज कोई और है, कोई वंदना है, तो क्या मैं वंदना को तो पता ही नहीं है रीना का घर कहाँ पे है, वंदना के पास ना कोई व्हीकल है, तो वो मुझे कैसे ले जाएगी. ठीक है. तो इसीलिए वेक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो एक व्हीकल का काम करे, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के पास इंसर्ट करवा दे. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इसको शॉर्ट में ओआरआई बोलते हैं. अब देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है. क्या होता है, डीएनए के पास कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है. उन सीक्वेंस के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है. मतलब क्या होगा, वो जो डिजायर्ड डीएनए है वो वहां पे जाके जब इंसर्ट होगा तो वहां पे एक डीएनए का कुछ सीक्वेंस होगा, ठीक है. उसी सीक्वेंस पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो वहीं से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है. तो ओरिजिन हुआ ना रेप्लिकेशन का, तो वही कौन सी साइट हो गई, ओआरआई साइट हो गई. समझ आया. अब हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर देंगे ओआरआई साइट पे, ठीक है. अब उसको वेक्टर को हमने कहाँ डाल दिया, होस्ट में डाल दिया. अब वो वेक्टर क्या करेगा, उसी ओआरआई साइट से रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा. जब वो उस ओआरआई साइट से रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो भी क्या करने लगेगा, साथ में रेप्लिकेट करने लगेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओआरआई. क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेलेक्टेबल मार्कर. देखो, वेक्टर्स के पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए. अब ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, देखो, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये पता करने के लिए कि हाँ, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो होस्ट सेल तक गया है या नहीं गया है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब बहुत माइन्यूट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किसी डीएनए को इंसर्ट करा रहे हैं. अब हमें क्या देख के पता चल जाएगा कि हाँ ट्रांसफॉर्म हो गया है या नहीं हुआ है, वो डिजायर्ड डीएनए हमारा होस्ट में गया नहीं गया. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए होगा जो सेलेक्ट कर पाए किसको, कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. तो हर वेक्टर के पास क्या होते हैं, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं. जैसे एक वेक्टर है डेट इज पीवीआर 322, उसके पास कुछ कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर है, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे गैलेक्टोसिडेज. ये क्या कर रहे हैं, एक सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहे हैं. अब देखो कैसे काम करेंगे. इन सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस.
अब इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास क्या होगा, मैंने क्या किया, डिजाइड जो डीएनए है वो इंसर्ट करवा दिया। जब मैंने इंसर्ट करवाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था वो इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, इनएक्टिवेट हो गया। अब मैं ये पता कर लूंगी, जो मैं कुछ कुछ ऐसे टेस्ट करूंगी कि उससे मुझे ये पता चल जाए कि एम्पिसिलिन पे वो रेजिस्टेंस है या नहीं है। अगर अभी भी वो एम्पिसिलिन पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब वो डिजाइड डीएनए मेरा वेक्टर में इंसर्ट ही नहीं किया है, मतलब मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं है। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अब नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा डिजाइड डीएनए इंसर्ट हो चुका, मतलब मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका। इसी चीज को मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी आप बस इतना समझ लो। अब देखो, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कलर रिएक्शन। कलर रिएक्शन से कैसे करेंगे, सपोज मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में कराया, बीटा गैलेक्टोसिडेज में कराया। अब क्या करूंगी, उनको स्टेन करूंगी, स्टेन करके कलर्स के थ्रू मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। क्लियर। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट को रिकॉर्गेनेशन साइट भी बोलते हैं। रिकॉर्गेनेशन साइट वही साइट है कि मैं कैसे रिकॉर्गेनाइज करूंगी, वो साइट जहां से मैं रिकॉर्गेनाइज कर सकूं कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक एलियन डीएनए, एलियन डीएनए मतलब वही फॉरेन डीएनए, मतलब डिजाइड डीएनए जिसको मैं होस्ट में क्या करूंगी, इंसर्ट करूंगी। तो उसको वेक्टर को रिकॉर्गेनेशन साइट की जरूरत होती है। ठीक है। अब क्यों जरूरत होती है वो मैंने बता दिया, इसीलिए जरूरत होती है कि वो रिकॉर्गेनाइज कर पाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है या फिर नहीं बना है। क्लियर। अब देखो कैसे मैं अलग करूंगी नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि मैंने क्या किए, ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, जब डिजाइड डीएनए को वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर के पास क्या आ गया, वो डिजाइड डीएनए आ गया। ठीक है, अब उस वेक्टर को मतलब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं होस्ट में इंसर्ट करूंगी। अब जो इंसर्ट किया वो क्या हुए, ट्रांसफॉर्मेंट्स हुए। और मैं इंसर्ट कर रही हूँ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ। क्लियर। तो क्या किया, ट्रांसफॉर्मेंट्स को मैंने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाला। क्लियर। किसमें डाला, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाला। अब क्या किया था मैंने, जब उस वेक्टर को मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब मैं होस्ट में डाल रही थी, तो उस जो वेक्टर था वहां पे मैंने जो डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कराया था वो एम्पिसिलिन साइट पे कराया था। एम्पिसिलिन साइट पे जब मैंने इंसर्ट कराया तो इंसर्ट कराने की वजह से क्या हुआ, जो एम्पिसिलिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट होने की वजह से अब क्या होगा, क्या वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं रहेगा। इधर एक और रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, डेट इज टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एम्पिसिलिन के लिए तो रेस्ट्रिक्ट नहीं है, बट टेट्रासाइक्लिन के लिए ये अभी भी रेस्ट्रिक्ट है। इसके लिए नहीं है बट इसके लिए है। तो मैंने क्या किया, पता करने के लिए उस होस्ट को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया। ठीक है, जब मैंने इस एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाला उसके बाद क्या किया, उसको निकाल के मैंने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया, ये पता करने के लिए कि वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है या नहीं बना है। अब क्या हुआ, जब वो ग्रो किया वेक्टर, तो वो ग्रो एम्पिसिलिन में तो कर गया बट टेट्रासाइक्लिन में नहीं किया। तो इसका मतलब जो डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट हुआ था वो टेट्रासाइक्लिन साइट पे हुआ था। टेट्रासाइक्लिन साइट पे हुआ, इसका मतलब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए इनएक्टिवेट है। और हमें पता है इनएक्टिवेट कब होगा, जब डिजायर्ड डीएनए आके जुड़ जाएगा। समझ आया, समझ आया। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है साइज ऑफ वेक्टर। देखो हम कोई से भी साइज का वेक्टर नहीं ले सकते, जितना ज्यादा लार्ज साइज होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्यूरिफिकेशन के टाइम उन वेक्टर्स का ब्रेक डाउन हो जाए। तो जितना छोटा वेक्टर होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई वेक्टर की। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। जो फर्स्ट टाइप है वेक्टर का वो है प्लास्मिड, मतलब प्लास्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। अब प्लास्मिड क्या होता है, देखो प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये जो प्लास्मिड है ये बैक्टीरियाज में मिलता है एंड कुछ ईस्ट में भी मिल जाएगा।
ये वैसे प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता बैक्टीरिया के लिए, बट इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए हम इस प्लाज्मिड को यूज करते हैं। मेनली जो जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में प्लाज्मिड यूज किया जाता है, वो यही प्लाज्मिड यूज किया जाता है, वो है PVR322। ये एक टाइप का प्लाज्मिड है। अब देखो, इस PVR322 को प्रिपेयर किया था बॉलिवर और रोड्रिग्वेज ने। ये जो प्लाज्मिड है ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, मतलब हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रहा है। ये वाला जो PVR322 है ये क्या किया, खुद बनाया बॉलिवर और रोड्रिग्वेज ने, इसलिए इसको बोलेंगे सिंथेटिक वेक्टर है ये। क्लियर, या फिर सिंथेटिक प्लाज्मिड है। अब देखो, एक और वेक्टर है, उनको भी खुद ही रिकंस्ट्रक्ट किया था, डेट इज PUC। P मीन्स प्लाज्मिड एंड UC आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इसलिए इसका नेम रख दिया PUC। क्लियर। अब ये जो PVR322 और PUC है ये क्या करेगा, केवल इकोलाई में ही रेप्लिकेट करेगा और कहीं रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा PVR322 वेक्टर दिखता है। अब देखो, ये क्या है PVR322। ये जो PVR322 है इसका नेम कैसे आया, P का मतलब है प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। जो B एंड R है वो आया है जिन्होंने इसको बनाया था। तो किसने बनाया था, बॉलिवर एंड रोड्रिग्वेज ने। ठीक है, तो जिसने बनाया था बॉलिवर एंड रोड्रिग्वेज। क्लियर। अब ये जो 322 है ये है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, इसको कब निकाला था। ठीक है, तो वो 322 है। अब इसकी लेंथ देख लेते कि लेंथ क्या होती है। इसकी जो लेंथ है वो है 4363 बेस पेयर, मतलब इतने बेस पेयर से ये बना है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। समझ आया, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ORI का मतलब है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने अभी डिस्कस भी किया था, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां पे होस्ट में जाने के बाद वो वेक्टर क्या करेगा, डिजाइड DNA के साथ क्लोनिंग करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। ROP, ये ROP ये है रेस्ट्रिक्शन रीजन। रेस्ट्रिक्शन रीजन वो रीजन होता है जो ये डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लोनिंग होनी है। क्लियर। अब देखो, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है उस पे टोटल 6 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। कितनी साइट्स होती हैं, 6 रेस्ट्रिक्शन साइट। वेयर एज जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है उस पे टोटल 11 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ठीक है। देखो ये क्या है, ये कॉमन है, इनके अलावा और भी होती हैं बट वो इतना यूज में नहीं आती हैं, ये ज्यादा यूज में आती हैं। अब इसमें एक चीज देखो कि कैसे वर्क करते हैं। अब सपोज क्या हुआ, मैंने DNA का इंसर्ट करवाया यहाँ पे PVU सेकंड। PVU सेकंड की वजह से क्या हुआ, जो रोप था, रोप के पास ही क्या था, PVU सेकंड था। तो उसकी वजह से ये जो रोप था उसका क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ। इंसर्शनल एक्टिवेशन का मतलब इंसर्ट करने की वजह से वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो रोप इनएक्टिवेट हो गया तो वो प्लाज्मिड सारे काम करेगा, बस क्या नहीं करवाएगा, उनकी नंबर ऑफ क्लोनिंग को डिसाइड, मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि इतनी नंबर ऑफ क्लोनिंग ही होनी है। अब सपोज मैंने क्या किया, बाम H फर्स्ट लिया, ठीक है, या फिर सपोज हिंद थर्ड लिया। हिंद थर्ड पे मैंने क्या किया, इंसर्ट करवा दिया डिजाइड DNA को। हिंद थर्ड पे इंसर्ट कराने की वजह से ये वाला पार्ट किसके अंदर आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर आ जाता है। तो हिंद थर्ड पे इंसर्ट कराने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया उसका। इसका मतलब अगर मैं उसको एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालूं तो एम्पिसिलिन पे तो क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंट कर रहा था टेट्रासाइक्लिन के लिए वो तो इनएक्टिवेट हो गया ना। क्लियर। अब ऐसे ही सपोज अगर PHT फर्स्ट
पे मैंने क्या करवाया, डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करवाया, तो किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, वो होगा एएमपी रेजिस्टेंस का। अगर अब मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में डालूं तो क्या वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का क्या हुआ, इनएक्टिवेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है वेक्टर बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफेजेस। अब हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। देखो, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पे हमला करेंगे, वो कौन होंगे, बैक्टीरियोफेजेस होंगे। ठीक है, अब हमने बैक्टीरियोफेजेस से क्या लिए, वेक्टर्स लिए, तो उनका एग्जांपल हो गया जैसे M13 लैम्डा फेजेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉस्मेट्स। कॉस्मेट देखो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, एक तो कोहेसिव एंड साइट। कोहेसिव एंड साइट क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट कर रहा है किसी भी सीक्वेंस को, तो क्या कर रहा है, वो ओवरहैंग कर दे रहा है, मतलब अनइक्वली न्यूक्लियोटाइड पे वो कट कर रहा है, तो उसकी वजह से स्टिकी साइट्स बन जाते हैं। स्टिकी साइट्स को ही हम कोहेसिव एंड साइट बोलते हैं। तो कोहेसिव एंड साइट भी होता है और उसमें प्लास्मिड भी होता है, तो उससे क्या बन जाता है, कॉस्मिड बन जाता है। देखो कॉस वर्ड आया है कोहेसिव एंड साइट से, मिड्स वर्ड आया है प्लास्मिड से। ठीक है, तो वैसे करके क्या बन गया, कॉस्मिड बन गया। नेक्स्ट इज वाईएसी वेक्टर। जो वाईएसी वेक्टर होते हैं वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर होते हैं। इनके पास टीलोमेरिक सीक्वेंस भी होते हैं, सेंट्रोमेयर भी होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस भी होते हैं उन ईस्ट क्रोमोसोम पे। अब देखो टीलोमेरिक सीक्वेंस क्या है। टीलोमेरिक सीक्वेंस वो रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं जो 3 प्राइम और 5 प्राइम के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये रिपीटिंग सीक्वेंस क्या करेंगे, उनको कवर करके रखते हैं। ठीक है, कि वो क्या करें, किसी और के साथ बॉन्ड ना बनाए। सेंट्रोमेयर हमें पता है, सेंट्रोमेयर बीच का पार्ट होता है जहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होंगे, मतलब वो सीक्वेंस जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने आप रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस YAC पे प्रेजेंट होंगी। अब देखो YAC एक सुइटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इनके पास क्या होते हैं, कुछ यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होते हैं, तो ये भी अच्छा क्या माना जाता है, वेक्टर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज BAC वेक्टर। BAC वेक्टर मींस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ठीक है, तो ये कहां से आया, बैक्टीरिया से आया। अब इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर के पास क्या होता है, F प्लाज्मिड होता है। ठीक है, अब वो एस प्लाज्मिड किस पे वर्क करेगा, इकोलाई पे वर्क करेगा। एफ प्लाज्मिड का मतलब एफ मींस फर्टिलिटी, तो ये फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके पास भी रेप्लिकेटिंग साइट होती है, एफ फैक्टर भी है इसके पास, सेलेक्टेबल मार्कर्स भी हैं, क्लोनिंग साइट्स भी हैं इसके पास। ठीक है, अब कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए होते हैं। देखो प्लांट के लिए है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस और एनिमल के लिए रेट्रोवायरसेस। अभी तक हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था, डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में डाल रहे थे, फिर वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट में इंसर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। बट अब हम उस डिजायर्ड डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमने बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से सेल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सेल से ब्रेक करके क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया। अब हमको डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए, तो डीएनए के फ्रेगमेंट को लेने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, इस टेक्निक को डेवलप किया था ए टेसिलियस ने 1937। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा कि इस टेक्निक की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। ठीक है, क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज मॉलिक्यूल डाले। हमें पता है वो हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं, तो अगर वो मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है तो वो किधर की साइड जाएगा, कैथोड की साइड जाएगा, मतलब निगेटिव की साइड जाएगा। अगर वो चार्ज मॉलिक्यूल निगेटिव है तो वो कहाँ जाएगा, एनोड की साइड जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइड जाएगा। तो इसी बेसिस पे हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या किया, आइसोलेट किया। समझ आया? अब हम ये सब कि क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो ये सब किस में हो रहा होता है, एक मैट्रिक्स में हो रहा होता है। ठीक है, एक फ्लूइड में हो रहा होता है। अब देखो हम यहाँ पे मैट्रिक्स क्या यूज करते हैं, एग्रोस जेल यूज करते हैं। इस एग्रो जेल को एक्सट्रैक्ट किया गया था सी वीड से। तो मेनली ये जो एग्रोस जेल होते हैं ये पॉलीसेक्राइड होते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी वीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब देखो क्या होता है, ये डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे कि एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल के पास क्या है, पोर्स है। अब वो पोर्स के अकॉर्डिंग, पोर्स के साइड
उसके अकॉर्डिंग वो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। अब वो एग्रोस जेल में पोर्स बने कैसे, हमने क्या किया, एग्रोस को हॉट वाटर में डाला, ठीक है, हॉट वाटर में डाला, उसके बाद उसको कूल किया, कूल करने के बाद क्या हुआ, उसमें डबल हेलिक्स फिलामेंट्स बन गए। अब डबल हेलिक्स फिलामेंट्स धीरे धीरे क्या हो गए, जब डबल हेलिक्स थे तो वो कैसे हो गए, थिक हो गए। थिक होने की वजह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो नेटवर्क बनाने लगे। जब नेटवर्क बना तो उनके बीच में क्या आ गए, पोर्स आ गए। उन्हीं पोर्स में क्या जाएगा, डीएनए का फ्रेगमेंट जाएगा। जैसे क्या था, ऐसे हेलिक्स बने, ठीक है, ये हेलिक्स बन गए और इन्होंने क्या बनाया, नेटवर्क बना लिया। तो ये बीच में क्या बन गए, ये बन गए पोर्स। ये जो पोर का साइज है ये डिपेंड करता है कि कितना एग्रोस जेल है। क्लियर। अब देखो, तो जितना ज्यादा डीएनए का मतलब या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना फास्ट मूव करेगा इन कंपैरिजन टू लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल है जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल है तो धीरे धीरे जाएंगे। हमें कैसा चाहिए, छोटा मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए। तो जो सबसे आगे गए हमने क्या किया, उन्हीं को ही निकाल लिया। अब देखो क्या किया हमने, क्या होता है कि कुछ ऐसा सा होता है, यहाँ पे क्या होती है, वेल्स प्रेजेंट होती है। हम उन वेल्स में क्या डाल देते हैं, अपना डीएनए का कंटेंट डालेंगे। ठीक है, अब वो क्या मूव करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये क्या बन गए, बैंड्स बन गए। ठीक है, जो सबसे, अब ये कहाँ, हमें पता है डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ की साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड जाएगा। पॉजिटिव की साइड, जो सबसे आगे गए, आगे वालों को हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम इनको ऐसे ही नहीं देख सकते, हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको स्टेन करना पड़ेगा। तो हम किससे स्टेन करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। जब हम एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद जब हम उसको यूवी रेडिएशन में देखेंगे तो वो हमको कैसे दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखेंगे। तो उन ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स को फिर हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर। अब हमने क्या किया, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो उसके साथ साथ हमें अभी क्या मिला है, जेल भी तो साथ में मिला है ना, मतलब जेल के पीसेस मिले हैं। और उन जेल के पीसेस में क्या है, डीएनए है जो हमें चाहिए। अब क्या किया हमने, उन पीसेस को कट कर लिया, मतलब एग्रोस जेल के पीसेस को कट कर लिया जिसमें क्या है, डीएनए है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इल्यूशन बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेंगे, इल्यूशन। ठीक है, अब इल्यूशन था, उससे हमें पूरा पीस मिला, उन पीस में से हमने क्या निकाल लिया, डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लिया। अब उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम कहाँ पे यूज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। क्लियर, समझ आया कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इनकी डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।